खाली रहोगे, अगर पढ़ना नहीं चाहते हो तो फैमिली को टाइम दोगे, बीवी से लड़ाइयाँ कम होगी क्योंकि टेंशन कम रहेगा। भाई और भी बहुत सारे फायदे होते हैं यार गवर्नमेंट जॉब के, बस पैसे थोड़े होता है। और नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कह रहा था पीएसयूज के बारे में, कि यहाँ पे चांस नहीं है प्राइवेटाइजेशन का। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है ना वो बड़ा ही इंटीग्रल सा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट से, डिफेंस से, तो उनका प्राइवेटाइजेशन का चांस नहीं है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एसएससी ही एक ऑप्शन है। एक बात ध्यान रखना मेरा, आपके पास जितना ज़्यादा रास्ते होंगे ना, सफलता उतना ही दूर होगी, सक्सेस उतना ही दूर होगी। अभी आपके पास टाइम है, अगर अभी से आप प्लान करते हो, फ्रेश पास आउट हो या फिर जून जुलाई में पास आउट होने वाले हो, तो एकदम माइंड मेकअप करके बैठ जाइए कि एसएससी जेईई हमको निकालना है। बिलीव मी, अगले साल आपके पास गवर्नमेंट जॉब रहेगी। दूसरे किसी की प्रिपरेशन करते हो तो मैं गारंटी तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वहां के कंपटीशन लेवल अलग है, एग्जाम आएगा नहीं आएगा, वैकेंसी कोर्ट में जाएगी। हाँ, एक प्रॉब्लम और है, वहां के वैकेंसी कोर्ट में भी जाती हैं स्टेट वाली, तो वो जाएगी, कब फैसला आएगा, वो सारी चीजें हैं। पर यहां पे ये श्योर है कि आपने ढंग से प्रिपरेशन कर लिया तो नेक्स्ट ईयर तक आपके पास जॉब रहेगी, एक श्योरिटी है इसकी। डियर एस्पिरेंट, मनु एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। ये वीडियो हमारी करियर गाइडेंस से रिलेटेड है। आज के वीडियो में हम एसएससी जेईई की बात करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं पहले ये समझते हैं। अगर आप अभी बीटेक के फाइनल ईयर में हो, मतलब आप मई, जून या फिर जुलाई में आपकी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, डीम्ड यूनिवर्सिटी में होगे तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम भी हो गया होगा। और अगर अभी तक आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, या फिर प्लेसमेंट हुआ है बट आप प्राइवेट नौकरी नहीं करना चाहते हो, या फिर प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो आप सर्च कर रहे हो कि आपको किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए एसएससी जेईई बेस्ड क्यों है अगर आपने बीटेक किया है तो। हालांकि डिप्लोमा वाले भी इसमें एलिजिबल होते हैं, बट उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो बीटेक कैंडिडेट के लिए बेस्ट क्यों है। और आप कहोगे यार बीटेक के लिए तो इसके अलावा भी कई सारी जॉब्स आती हैं, जैसे गेट के थ्रू पीएसयूज आती हैं, आपके स्टेट इंजीनियरिंग के कई सारी पोस्ट आती हैं, तो हम एसएससी जेईई में क्यों जाएं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा। अगर बात आपके भेजे में घुसती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जाती है भैया तो जो आप कर रहे हो वो कंटिन्यू करना। अगर बात आपके दिमाग में चली जाती है कि आपको एसएससी जेईई की प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए, तो फिर आप आगे वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी जेईई का एग्जामिनेशन मोड क्या होता है, स्कीम क्या होती है एग्जाम की, और एग्जाम देने के बाद आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, या फिर जब आप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना रहे हो तो उसमें कितने नंबर आपको, कितने मार्क्स आपको टारगेट करके चलना चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। ये सारी बातें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो घबराना नहीं है। वीडियो हो सकता है थोड़ी बड़ी हो, पर आपको सब्र के साथ देखना है। सब्र एक जगह और दिखाना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, बाकी सारे अपडेट के लिए आप मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप है आपके डिस्कशन के लिए। बाकी नीचे कुछ प्लेटफॉर्म है, आप चाहो तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले यही समझते हैं कि भैया एसएससी जेईई क्यों, इतने सारे ऑप्शंस हैं तो एसएससी जेईई ही क्यों करें। तो पहला रीजन है आपको एसएससी जेईई जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल ऑफ कंपटीशन है बाकी एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में वो कम है। बिलीव मी, अगर आपका टेक्निकल बहुत अच्छा है, आप कुछ अच्छा कर सकते हो, माइंड शार्प है, तो आपको गेट एग्जाम की तरफ जाना चाहिए। और गेट एग्जाम में चूंकि पीएसयूज में वैकेंसी कंटिन्यूअसली कम हो रही हैं, हालांकि यहाँ भी कम हो रही हैं, जेईई में भी कम हो रही हैं, पर यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जो कट ऑफ जाता है पीएसयूज का वो काफ़ी ज़्यादा जाता है। मतलब आप ये मान के चलो 85 मार्क्स से ऊपर तो लेके आने हैं, तब आपका सिलेक्शन होगा जनरल कैटेगरी में। बाकी कैटेगरी में रिस्पेक्टिवली थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो गेट एग्ज़ाम तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। इवन जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं वो भी एसएससी जेईई के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाता हूं, एसएससी की मैं नहीं करवाता, तो इसमें मेरा कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं, बस मैं आपको गाइड कर रहा हूं, क्योंकि ये ड्यूटी भी हमारी होती है कि सही गाइडेंस आपको दें, भले हम उसकी प्रिपरेशन करा रहे हो नहीं करा रहे हो। और हालांकि मुझे क्या ही फ़ायदा है, मुझे तो चाहे आप स्टेट का करो चाहे एसएससी का करो, दोनों जो मैं कराता हूँ वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ही होती है। खैर, तो यहाँ पे जो स्टेट इंजीनियरिंग के आपके एग्ज़ाम होते हैं उसका भी कंपटीशन लेवल आपके जेईई के एग्ज़ाम से काफ़ी ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी आपको बता देता हूँ
कि एसएससी जेई में आप मैकेनिकल से हो तो 70% मार्क्स ले आओ, सिलेक्शन हो जाएगा। सिविल से हो 60% के आसपास मार्क्स ले आओ, सिलेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल में भी आपका 70% के आसपास ले आओ तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप आपके स्टेट एग्जाम में जा रहे हो तो वहाँ पे इससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाती है, कंपटीशन लेवल इससे ज़्यादा ही रहता है। एग्जाम्पल के लिए मैं फॉलो करता हूँ आपके जीपीएससी को, आपके आरपीएससी को, वहाँ पे 75-80% कट ऑफ जा रही है, और आरटीओ एग्ज़ाम में यहाँ पे जीपीएससी में तो 82% कट ऑफ गई थी। तो मतलब आपके जो स्टेट एग्ज़ाम है वो भी ज़्यादा कम्पिटिटिव है एसएससी जेई से। तो एक तो ये है कि यहाँ पे कंपटीशन लेवल कम है। आप कहोगे यार कंपटीशन लेवल कम क्यों है, वो सब चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आएगी कि कंपटीशन लेवल कम क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है सैलरी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सैलरी आपको बहुत ज़्यादा कम मिलती है, हाँ थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस एग्ज़ाम में आपको वैकेंसी का वेट नहीं करना है। ये एग्ज़ाम हर साल होता है, मतलब हर साल आता ही आता है। नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ा कम ज़्यादा हो सकती है, पर एग्ज़ाम हर साल होगा। एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, 2019 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, 2020 वाला रिजल्ट पेंडिंग है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। और जिस प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूं 2020-2022 का, उसका नवंबर में एडवर्टीजमेंट आएगा, लास्ट नवंबर में, लास्ट दिसंबर तक एडवर्टीजमेंट रहता है आपका। वो एग्जाम होगा बेसिकली आपका एसएससी जेई 2021। ईयर वाइज इनका एग्जाम होता है। तो 2023 में जो वैकेंसी क्लियर होगी, मतलब मार्च 23 में उसका एग्जाम होगा। आप समझ लो कि आपके पास पूरे के पूरे 11 महीने हैं, मतलब 10 महीने तो हैं ही। अगर आज से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो भी 10 महीने, बट बिलीव मी आप 6 महीने अच्छे से पढ़ोगे, आपका एसएससी जेई हो जाएगा। कितना भी आप डफर हो, आप एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो भी 6 महीना आप पढ़ोगे तो एसएससी जेई में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप सीरियसली पढ़ते हो तो ये आपका 2021 वाला जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। हालांकि कई सारे जगह आप देखोगे तो वो कहेंगे 22 वाला है, 23 वाला है, पर ईयर वाइज जो होता है, मैं आपको आगे कैलेंडर दिखा दूंगा, तो कैलेंडर भी ये निकालते हैं, प्रॉपर डेट भी निकालते हैं, सब कुछ सिक्वेंसली एग्जाम होता है। तो आपको इंतजार नहीं करना है, मन में ये भ्रम नहीं रहेगा कि एग्जाम आएगा नहीं आएगा, प्रिपरेशन करूं नहीं करूं, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। तो आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कर सकते हो। आपको एग्जाम के लिए अलग से कंपेन करने की जरूरत नहीं है कि यार रिजल्ट आ गया, डेट आ गई, एग्जाम ही नहीं आ रहा है, डेट आ गई, एडवर्टीजमेंट नहीं आ रहा है, सब कुछ टाइमली हो जाएगा। बस आपको अपने एग्जाम पे फोकस करना है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एग्जाम रेगुलर होता है, इसलिए आपको इसको टारगेट करना चाहिए। क्योंकि कंपटीशन कम है, आप चाहते हो तो एक आसानी से जॉब ले लो, बाकी पसंद नहीं है तो बाद में दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेना। नेक्स्ट है आपका फिक्स पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। आपके जो स्टेट इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं, हालांकि मैं श्योरिटी से नहीं कहता हूं कि हर स्टेट में चेंज ही होते हैं, बट जीपीएससी को मैं फॉलो करता हूं, वहां पे कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं। दूसरे जगह भी होते हैं, बट हालांकि ये बहुत बड़ा मैटर नहीं होता है। फिर भी यहाँ पे जो एग्जाम का पैटर्न है वो फिक्स रहता है। तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि यार एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ फिक्स है। तो मतलब ये है कि आप आने वाले एग्जाम को पूरी तरीके से फोकस कर सकते हो, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है उसके एग्जाम पैटर्न को लेके या फिर उसके सिलेबस को लेके। तो ये एक रीजन ये भी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि आप क्या पढ़ रहे हो, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो आपको पहले से पता है या नहीं पता है। यहां पे पता है प्रीवियस ईयर के आपको पेपर मिल जाएंगे, पैटर्न मिल जाएगा, सॉल्व करो और सिलेक्शन लो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसका एक जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है ना, ये आपको नॉन टेक्निकल में भी हेल्प करेगा। सपोज करिए आप एसएससी जेई की जॉब ले लेते हो पर आपको जॉब पसंद नहीं आती है, तो यहाँ पे जो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, आगे मैं जब पैटर्न दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा, जो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है ना, इसमें आपका जीके, जीएस, रीजनिंग, एप्टी, ये सारा कुछ पूछा जाता है। तो वहां से आपको वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। आप किसी नॉन टेक एग्जाम में अपीयर होना चाहते हो तो ऑलरेडी वो आपका प्रिपेयर है। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाना है, थोड़ा सा सॉल्व करने की टाइम घटाना है और दूसरे नॉन टेक्निकल एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। एक जॉब आपकी फिक्स हो गई है, आप सेफ हो गए हो लाइफ में। दूसरे एग्जाम की स्टेबिलिटी से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, टाइम भी खूब मिलता है। यहाँ पे ऐसा हैक्टिक जॉब नहीं है कि नहीं आपको एकदम डंडा बजा के करना ही करना है। भाई मैं ये बता देता हूँ, लोग 12-1 बजे निकल जाते हैं लंच के लिए, फिर दोबारा घर से आते हैं 3 बजे 2 बजे। अब ऐसा नहीं कि हर दिन होता है, पर यह रहता है कि बहुत आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
स्मूथली काम चल रहा है, क्योंकि ऐसी जॉब्स होती हैं ये, तो पूरा गवर्नमेंट जॉब का मजा मिलता है। आप चाहो तो दूसरे एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर लो। जॉब लोकेशन के पास आपको रूम मिल जाएगा, तो ये भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ट्रेवल करके जाना आना है, आप थक जाते हो, जाने आने में पढ़ने का मन नहीं करेगा, खाली रहोगे। अगर पढ़ना नहीं चाहते हो तो फैमिली को टाइम दोगे, बीवी से लड़ाइयाँ कम होगी क्योंकि टेंशन कम रहेगा। भाई और भी बहुत सारे फायदे होते हैं यार गवर्नमेंट जॉब के, बस पैसे थोड़े होता है। पैसा भी बुरा नहीं है, आगे मैं वो भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट जो बहुत अच्छी चीज़ है फॉर योर लाइफ, दैट इज द हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट। मतलब झंझट नहीं है, कोई बॉस नहीं आपको आके गाली देने वाला प्राइवेट जॉब की तरह, या फिर पुलिस में हो आपकी दुनिया भर का प्रेशर हो, ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता। जस्ट चिल वाली जॉब होती है, आप अपना काम कर रहे हो, कोई आपको चिल्लाने वाला नहीं है, मस्ती से काम करो, मस्ती से रहो, कोई कंपटीशन नहीं है एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे को टांग नहीं खींचने वाला कोई है। इस टाइप की बकैती इस वाली जॉब में नहीं होती है। जनरली पीएसयू में भी इस टाइप की बकैती होती है, पर यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट चिल वाले लोग जाते हैं। एक तो आप जाते हो जेई वाले, दूसरा जो बंदा आता है ना, जो आपसे ऊपर रहेगा, वो आएगा ईएसई के थ्रू, ठीक है, वो आएगा ईएसई के थ्रू। तो वो बंदा अलग एग्जाम से आता है, उसका एज सच आपसे कोई कंपटीशन होता नहीं है। वो बंदा 3-4-5 साल में प्रमोशन लेके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाता है, एई पे आता है, 4 साल बाद एग्जीक्यूटिव बन जाता है, पूरी ब्रिगेड उसके अंदर होती है। मतलब आप जैसे 50 जेई, 10-15 एई और भी बहुत सारे स्टाफ, नॉन टेक्निकल, वो सारा उसके अंडर में होता था। एज सच उससे आपका कोई कंपटीशन नहीं, तो आपका पैर क्यों खींचेगा। बाकी जेई हैं बेचारे मिलजुल के रहते हैं, किसी को अपना सेक्शन मिल जाता है कि आपको ये संभालना है, वो सेक्शन में कोई आपके इंटरफेयर करेगा नहीं। तो मतलब बढ़िया जॉब है, एकदम चिल मार के आप काम कर सकते हो। प्रिपरेशन करना है तो प्रिपरेशन कर सकते हो, घूमना है तो घूम सकते हो। जॉब की लोकेशन भी बढ़िया होती है, ठीक है। हर जॉब में जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग होगी, जो भी डिपार्टमेंट है आगे मैं दिखाऊंगा, सब में अराउंड पोस्टिंग अच्छी जगह पे होती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, कुछ लोगों को मैक्सिमम लोगों को चाहिए भाई सैलरी कितना मिलती है। तो यहाँ पे आपको लेवल 6 की सैलरी मिलती है। देखो विटामिन एम के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, एज सच बहुत ज़्यादा चांस नहीं होते हैं, बट जो करप्ट लोग होते हैं वो तो कहीं भी करप्शन करेंगे तो कर ही लेते हैं, पर अब वो रास्ते में नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, वो मेरा काम नहीं है। बट जो आपकी एक्चुअल सैलरी है उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूंगा। ये आपका बेसिक पे हो गया जब आप ज्वाइन करोगे। इसके साथ इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट का 34% आपका जो डीए है वो चल रहा है, तो वो आपको एडिशनली यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस 9% आपको एचआरए मिलेगा, प्लस 1800 रुपया डिपेंड करता है, 1800 रुपया आपको मिलता है, क्या बोलते हैं, ट्रेवल अलाउंसेस। और ये ट्रेवल अलाउंसेस कुछ होता नहीं है, जहाँ पे आपका घर मिलेगा, जनरली इसमें घर मिल जाता है सबको, ठीक है। आपका ये एचआरए वाला पैसा नहीं मिलेगा 9%, उसके बदले में आपको घर मिल जाता है, क्योंकि उतने पैसे में बाहर घर ढूंढने जाओगे तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो जॉब लोकेशन पे एक बढ़िया सा घर मिल जाता है। और आप कहोगे पुराना रहता है, नहीं रहता है, वो पुराना रहता भी होगा तो आप जाओगे तो जो वेलकम आपका मेंटेनेंस होता है वो मिल जाता है। आप कहोगे तो वो मेंटेन करके दे देंगे, कोई प्रॉब्लम, कलर पेंट डेंट सब लगा दिया जाता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो इन शॉर्ट हम कहें कि आपको इसमें 53 से लेके 55,000 की सैलरी होती है, नेट सैलरी आपकी नेट। हाँ डेफिनेटली इसमें एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम में आपका कटता है, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट ऐड करती है, वो कट जाएगा, आपका एचआरए वाला कट जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कुछ 47,000 के आसपास जब आप ज्वाइन करोगे आज के, उसके बाद 48,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। हाँ डेफिनेटली बाकी के कंपैरिजन में आप चाहे पीएसयूज देख लो, चाहे, हालांकि पीएसयूज में भी बेसिक पे घटा दिया है, आप पहले वाली पीएसयूज का बेसिक पे नहीं है भाई, भूल जाना, वो बेसिक पे उसमें भी घटा है। और वहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है पीएसयू ज्वाइन करने का, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। स्टेट इंजीनियरिंग का भी थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि आपको सैलरी में डिफरेंसेस दिखेंगे। हाँ बिल्कुल वो डिफरेंसेस हैं, इसीलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन कम रहता है, नहीं तो सारी चीज़ें वैसे ही होती तो कंपटीशन ज़्यादा क्यों नहीं होता यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कह रहा था पीएसयूज के बारे में, कि यहाँ पे चांस नहीं है प्राइवेटाइजेशन का। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है ना वो बड़ा ही इंटीग्रल सा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट से, डिफेंस से, तो उनका प्राइवेटाइजेशन का चांस नहीं है। अगर आप बहुत मेहनत करके सरकारी जॉब लेते हो और वो प्राइवेटाइज हो जाता है, आप देख ही रहे हो कंटिन्यूसली पीएसयूज आपके प्राइवेटाइज हो रहे हैं, बैंक प्राइवेटाइज हो रहे हैं, तो प्राइवेटाइज हो जाएगा, फिर जो आपको शांति मिली थी वो शांति आपसे वापस ले लिया जाएगा कुछ टाइम बाद, तो आपको कैसा लगेगा। तो यहाँ पे ये वाला रिस्क नहीं है, प्राइवेटाइज नहीं होगा, आप चिल होके कर सकते हो।
पीएसयूज में थोड़ा सा दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी पीएसयू एकदम से प्राइवेटाइज होने वाली हैं, बट ये मान के चलो 2030 तक 90% आपकी पीएसयूज अगर सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो प्राइवेटाइज हो जाएंगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग की वेबसाइट पे आप खुद ही जाके देख सकते हो गवर्नमेंट का क्या प्लान है, कैसे किसको प्राइवेटाइज करना है, कौन सा सेक्टर रखना है, वो सारा गवर्नमेंट ने अपना प्लान दे रखा है। तो ये मान के चलो कि पीएसयूज प्राइवेटाइज होने वाले हैं, काफ़ी सारे, मतलब सारे ही मान लो, ठीक है, प्राइवेटाइज हो जाएंगे या फिर डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग बेच देगी, प्राइवेट मतलब ट्रिपल पी मोड में आ जाएगा, या तो प्राइवेटाइज हो जाएगा प्योरली या फिर ट्रिपल पी मोड में आ जाएगा, पब्लिक प्राइवेट की पार्टनरशिप हो जाएगी। मतलब आप कहोगे कि ये तो पहले से भी है, बट जो गवर्नमेंट का शेयर है ना अभी पीएसयूज में वो ज़्यादा होता है, 50 से ज़्यादा होता है, इसलिए जो टोटल मैनेजमेंट होता है वो गवर्नमेंट का होता है। पर बाद में ऐसा नहीं रहेगा, गवर्नमेंट किसी में 20%, किसी में 30% अपना शेयर रखती है, ताकि जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो प्राइवेट को चला जाए और फिर वो लोग प्रॉफिट के लिए काम करें। तो ये सब प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं रहेगा। थोड़ा टाइम ले रहा हूँ मैं आपको समझाने में, पर क्या है, अच्छी चीज़ें तो टाइम लेती ही है ना, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, दिमाग में बिठाना पड़ेगा ना, क्योंकि आसानी से चीज़ें आपके दिमाग में घुसती नहीं है, और घुस जाती हैं तो फिर वो नीचे सेटल डाउन नहीं होगी। अगर सेटल डाउन नहीं होगी, ऊपर ऊपर फ्लोट करती रहेंगी, तो 2 घंटे बाद आउट। तो आउट नहीं करना है, चीज़ों को समझ लेना है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एसएससी ही एक ऑप्शन है। एक बात ध्यान रखना मेरा, आपके पास जितना ज़्यादा रास्ते होंगे ना, सफलता उतना ही दूर होगी, सक्सेस उतना ही दूर होगी। अगर आप टारगेट बना के प्रिपरेशन नहीं करते हो, सोचते हो कि चलो आज बैंक का कर लेता हूं, कल एसएससी का कर लूंगा, परसों गेट का कर लूंगा, नरसों ईएससी का कर लूंगा, फिर स्टेट में आगे वैकेंसी उसका कर लूंगा, तो आप मान के चलो दुनिया भर के ऑप्शन आप खोल लोगे, चलो इसमें नहीं होगा, उसमें हो जाएगा, उसमें नहीं होगा, उसमें हो जाएगा। भैया किसी में नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको टारगेट बनाना है। अगर अभी आप एकदम से फ्रेश माइंड हो तब, अगर आप ऑलरेडी किसी की प्रिपरेशन कर चुके हो तो फिर आप वहां पे बने रहिए, थोड़ा सब्र रखिए, वहां भी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये कुछ मेरे हिसाब से रीजन है जिसके वजह से आपको एसएससी को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपके मन में कोई दूसरा सवाल आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी मन चाहे आप मुझे लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक प्रूफ भी दिखाते चलूं कि ये प्राइवेटाइज क्यों नहीं होगा। आप कह रहे हो कि मैं कह रहा हूं कि पीएसयू हो जाएगा तो ये क्यों नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे देखो, बॉर्डर एंड रोड, ये ऑर्गेनाइजेशन है भाई, कोई प्रॉफिट कमा के नहीं देती है। गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, बॉर्डर लाइन पे रोड बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है मिलिट्री यूज के लिए। अब कौन गवर्नमेंट कंपनी है जो, सॉरी, कौन प्राइवेट कंपनी है जो जाके उसको एक्वायर करेगी और वहां पे रोड बना रही है और टोल टैक्स कुछ आ ही नहीं रहा है, ब्रिज बना रही है जिसका कोई वसूली नहीं है, बस आर्मी यूज कर रही है। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन का चांस भी कम है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अब गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट ही उसको डेवलप करती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो प्रॉफिट हो जाएगी तब जाएगी। एक रीजन ये भी है। दूसरा, ये डिफेंस से रिलेटेड है, इसलिए भी इसको प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता। सपोज वहां पे प्रॉफिट है भी, तो चूंकि ये डिफेंस से रिलेटेड है तो गवर्नमेंट कभी कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसको कंप्रोमाइज नहीं करती है। कोई गवर्नमेंट करना भी चाहे तो हमारी पार्लियामेंट नहीं करने देगी, क्योंकि उसके लिए एक्ट्स वैसे बने हुए हैं कि वो प्राइवेटाइजेशन में भेजने के लिए एक टेढ़ी खीर बन जाएगी, ठीक है। फिर आपका सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, CPWD, ये भी प्राइवेटाइज नहीं होगा क्योंकि इसका भी इंटीग्रेशन कुछ वैसे ही है। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, ये सब भी वैसे ही हैं। फिर ये जो नए कुछ ऐड हुए हैं, ये 2020 में ऐड हुए थे। इससे पहले जो 2019 वाला एडवर्टाइजमेंट है उसमें कुछ 4-5 डिपार्टमेंट ही आते थे, एक ये आता था, एक ये आता था, इसके अलावा MES का आता था। ये कुछ नए ऐड हुए हैं, बट ये भी देखो, ये नवल से रिलेटेड है, नेवी से रिलेटेड है, ये भी कुछ ब्रिज से रिलेटेड है, वही आउटसाइड रिलेटेड जो ब्रिज बनाते हैं उससे रिलेटेड है। तो ये सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो प्राइवेटाइज होने के, मतलब इनके ना के बराबर चांसेस हैं, मतलब सोच ही नहीं सकते, अभी के लिए तो खैर नहीं सोच सकते। बाकी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इसमें कोई मतलब ही नहीं प्राइवेट लोगों को भेजा जाए, ये भी आप देख पाओगे, ये भी कुछ वैसा ही है। तो ये सब नेशनल इंटरेस्ट के ऑर्गेनाइजेशन है, इनको कंप्रोमाइज नहीं करती, कोई भी गवर्नमेंट नहीं करती है, चाहे वो कितना भी नालायक हो तो नहीं करती। अगर करना भी चाहे तो फिर पार्लियामेंट नहीं करने देगी, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें हैं, इसलिए इसके प्राइवेटाइज होने के चांसेस कम ही हैं, मतलब ना के बराबर हैं अभी के हिसाब से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में कुछ चीजें सेटल डाउन हुई होंगी। अगर आपके दिमाग में सेटल डाउन हो गई हैं तो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एग्जाम का बेसिकली मोड क्या होता है। तो एग्जाम ये बेसिकली 2 पेपर होते हैं, इसमें
टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 जो पेपर होता है या पेपर 1 जो होता है ये होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो टीयर 2 होता है या पेपर 2 होता है ये होता है आपका कन्वेंशनल, मतलब यहाँ पे आप जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में कॉपियां लिखते हो ना वैसे लिखना पड़ता है। यहाँ पे सपोज आपसे पूछ दिया कि बर्नौली इक्वेशन को प्रूव करो, तो आपको प्रूव करना होगा, जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है ना वैसे ही। और यहाँ पे एज यूजुअल जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस कंप्यूटर बेस्ड होगा, और आजकल तो हर जगह कंप्यूटर बेस्ड होता है। एक बेसिक रिक्वायरमेंट भी है कि इतने मार्क्स तो आपको कम से कम लाने पड़ेंगे सिलेक्शन लेने के लिए। हालांकि इतना कम कट ऑफ तो जाता ही नहीं, तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, ये तो दिमाग से निकाल ही देना कि इससे ज़्यादा मैं ले आया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा कि 60 से 70 के बीच में कट ऑफ रहता है, अब डे बाई डे कट ऑफ बढ़ रहा है, तो आप ये टारगेट बना के चलो कि आपका 75% के आसपास मार्क्स आए तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो। सिविल का थोड़ा कम में हो जाएगा, अगर मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का 72 में हो रहा है या 75 में हो रहा है तो सिविल का हो जाएगा 66-67% में, क्योंकि उनकी नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होती है और नंबर ऑफ कैंडिडेट उनमें कम होते हैं। ठीक है, सबसे जरूरी यही है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होती है। मैकेनिकल के कंपेयर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जितनी जो ज्वाइंट करके होती है उससे कहीं ज़्यादा उनकी वैकेंसी होती है। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है आपका कि आपका जो पेपर 1 होगा इसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि आपको पेपर 2 देना है या नहीं देना है। सभी लोग पेपर 2 नहीं देंगे, सभी लोग कन्वेंशनल एग्जाम नहीं देंगे, केवल वही लोग देंगे जो पेपर 1 क्वालिफाई होंगे। हाँ, पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि पेपर 1 के मार्क्स भी आपके मेरिट में ऐड किए जाते हैं, तो पेपर 1 को केवल क्वालिफाई नहीं कहा जाता है, ये आपके मेरिट में भी कंट्रीब्यूट करेगा, पर उन्हीं लोगों के मेरिट में कंट्रीब्यूट करेगा जो पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हो आपको पेपर 2 देना होगा, और पेपर 1 और 2 के बेसिस पे अराउंड टू अराउंड, एग्जैक्टली नहीं, अराउंड टू अराउंड 2 टाइम्स लोगों को डीबी के लिए बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। इससे पहले 2019 वाली वैकेंसी में आपको दिखा दूंगा कि कितनी वैकेंसी थी टोटल। आई थिंक सो 2019 की बात करें तो 1152 वैकेंसी थी एग्जैक्टली। ठीक है, और आगे मैं दिखाऊंगा कि कितने लोगों को डीबी के लिए बुलाया गया था। तो 2 टाइम्स अराउंड आप मान के चलो कि डीबी के लिए बुलाया जाता है, पर डीबी के लिए जाके क्या करोगे, जब तक इतने मार्क्स नहीं ले आओगे सिलेक्शन हो जाए तब तक डीबी के लिए जाके कोई मतलब होता नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको कहा फाइनल जो आपका कट ऑफ बनाया जाएगा वो पेपर 1 और पेपर 2 के बेसिस पे बनाया जाएगा। ये दोनों ऐड करके आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर कर लिया जाएगा, जितना नंबर आप सीट है और फिर आपने प्रेफरेंसेस क्या दिए हैं। हर डिपार्टमेंट का कट ऑफ अलग जा सकता है, डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ अलग अलग जा सकता है, क्योंकि आपके प्रेफरेंस के बेसिस पे होता है कि आप कौन सा डिपार्टमेंट फिल कर रहे हो वहां पे। ठीक है, और वो फीलिंग फाइनल तब होती है जब आप डीबी के लिए जाते हो, उस टाइम पे आपसे फिल कराया जाता है। जब फॉर्म भरोगे तो भी आपसे फिल कराया जाएगा, बट फाइनलाइज जो चेंज नहीं किया जा सकता है वो होता है आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पे। चलिए स्कीम ऑफ एग्जाम की बात कर लेते हैं कि ठीक है, अभी तो हमने ये देख लिया कितना परसेंट मार्क्स लाना है। तो पहले बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होते हैं, आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स का, तो ये पूरा 100 मार्क्स का आपका आता है। इसलिए मैं कह रहा था कि नॉन टेक्निकल में भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। एक बार आपने इसको ठीक से पढ़ा है तभी आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स ले आओगे, तभी आप सिलेक्शन लोगे। इसका मतलब कि आपका बहुत हाई लेवल का नहीं कहें तो भी एवरेज से ऊपर तो प्रिपेयर रहेगा। फिर दूसरे एग्जाम में आप नॉन टेक्निकल में स्विच करना चाहते हो तो आजकल सारे नॉन टेक्निकल एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वहाँ पे आपका एज रहेगा अगर आप फर्दर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। दूसरी आपका जो ट्रेड है, जैसे आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, हालांकि ऑटोमोबाइल भी इसमें एलिजिबल है, ऑटोमोबाइल वाले भी भर सकते हैं आप। जिससे हो ये 3 पेपर आपको फिलअप करना होगा। सिविल वाले जो सेकेंड पार्ट है उसमें सिविल का देंगे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल का देंगे और इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल का देंगे। पर एक चीज ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कट ऑफ सेम आता है, सिविल का अलग आता है। यहाँ पे आपका जो एग्जाम होगा वो भी शिफ्ट वाइज होता है, इसलिए नॉर्मलाइजिंग का इनका फॉर्मूला भी है, वो भी ये लगाते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है, टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का पेपर होता है आपका। ठीक है, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे यहाँ पे ये मैं आपको कट ऑफ में आगे दिखा दूंगा, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। 200 में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 300 में तो डीबी के लिए कॉल आएगी, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये सारी बातें करेंगे। सेकंड पेपर जिसकी हम कन्वेंशनल की बात कर रहे थे, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी की तरह लिखना होगा, आप सभी को पता है। यहाँ पे आपका कुछ नहीं रहेगा, कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, आपको क्वेश्चन मेंशन किया गया रहेगा। कन्वेंशनल पेपर जैसे ईएससी का होता है उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेवल आसान रहेगा इसका। वहाँ पे आपको लिख के आना है, ठीक है। 300 मार्क्स का होंगे 2 आवर का, ठीक है। कभी आप कहोगे तो मैं मेंस कैसे होता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको मैं बाद में डिटेल में डिस्कस कर लूंगा, पर यहाँ पे वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी अगर डिस्कस करेंगे। तो बेसिक चीज़ें हम समझ रहे हैं यहाँ पे। तो दोनों पेपर हो गए।
अब कट ऑफ कितना जाता है, तो यहाँ पे हम 2020 इसके जस्ट पहले, अभी जो एडवर्टीजमेंट आएगा 2022 नवंबर में, उससे पहले 2020 वाला जो कट ऑफ है ये वही है। तो सिविल का आप देखो 200 में कितना गया है 120। यहीं पे अगर आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का देखोगे, मैंने कहा कंबाइंड कट ऑफ आता है आपका, नॉर्मलाइज करके ये कंबाइंड कट ऑफ ही बनाते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का। पेपर भले आप अलग देते हो अपने कोर्स सब्जेक्ट का, बट कट ऑफ आपका कंबाइंड आता है, ठीक है। हालांकि एडवर्टीजमेंट में आप देखोगे तो कुछ जगह आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों लिखा मिलेगा, कुछ जगह आपको केवल मैकेनिकल केवल इलेक्ट्रिकल लिखेगा, स्टिल आपका कट ऑफ कंबाइंड आता है। बाद में जब आप जाते हो वहां पे डीबी के लिए, तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है कि मैकेनिकल वाला इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल वाला मैकेनिकल का ऑप्शन फिल कर सकता है, ठीक है। तो ये आप देख पाओगे 140 मतलब 141 के आसपास है आउट ऑफ 200। तो ये कुछ आप कह सकते हो कि आपका 60% के आसपास रहता है। 60% तो 60% तो हालांकि सेफ नहीं है, मान के चलो कि आप 62 63 ले आओ, और यहाँ पे आप 70% के आसपास ले आओ या फिर उससे ऊपर ले आओ। अब किसी भी कैटेगरी का देख लो, ये आपका 100 मतलब 50% से स्टार्ट होता है, 50 से लेकर 65 तक ले आओ, तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, अपने कैटेगरी के रिस्पेक्टिव में आप देख पाओगे कितना होगा। यहीं पे यहाँ पे आपका ये 50 से स्टार्ट होता है, तो ये 60 से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये देख पाओगे मिनिमम मार्क्स है। तो 60 से लेके यहाँ पे आपको 72 तक ले आते हो तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको कॉल आ जाएगा, बट आप टारगेट करो कि 75% मार्क्स आप लेके आ जाओ, ठीक है। मतलब 150 मार्क्स अगर आप ले आते हो 200 में से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं ये भी मैंने मेंशन कर दिया है। टोटल जो DB2 मतलब टियर 2 के लिए क्वालिफाई किए गए हैं वो 5711 हैं। उसमें से सिविल वाले देखो, सिविल वाले 3800 हैं और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिला के 1800 हैं। क्यों भैया? क्योंकि सीट ही आपकी कम होती है, इनकी सीट ज़्यादा होती है, आपकी कम होती है। आगे मैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दूंगा, 2021 वाला सीट डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास, PDF जब मैं आपको दिखाऊंगा आगे, जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ना उसकी PDF भी है मेरे पास, तो वो मैं PDF आपको दिखाऊंगा फॉर योर श्योरिटी, ताकि आपको भरोसा है कि मैं रेंडमली नहीं कर रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। अब बात करें कि आपका DB के लिए कट ऑफ क्या गया था, 2020 की बात कर रहे हैं, जस्ट पीछे वाले की। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये सिविल का है, और ये DB के लिए आउट ऑफ 500 की हम बात कर रहे हैं, ये आउट ऑफ 500 है मार्क्स आपका, ठीक है। तो ये आउट ऑफ 500 देख लो, ये कुछ 50% से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। बट ये आप कैटेगरी भी देख लेना, हर कैटेगरी का ये डिफरेंट है, अलग अलग है, बट कोई बात नहीं। और यहाँ पे आप देख पाओगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का देख पाओगे, ये 334 है, बट ये DB के लिए फाइनल नहीं है, ये फाइनल ये 2 टाइम्स के आसपास हैं बच्चे, ठीक है। फाइनल इससे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो फाइनल में तो आपको टारगेट बना के चलना है कि 72 73% 75% लेके आना है। तो ये आपके DB के लिए कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट बुलाए गए DB के लिए, तो DB के लिए बुलाए गए आपके सिविल में से कुछ 1294 के आसपास नहीं, एग्जैक्टली यही बुलाए गए, आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी आगे। और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में बुलाए गए 571। कितनी सीटें थी टोटल 2020 में, तो 2020 में थी 1785 सीटें, ठीक है। कितनी थी? 1785। ये डिक्रीज हुआ है क्योंकि 2019 में जो सीटें थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 1152 थी। तो 2019 का मैं आपको फाइनल कट ऑफ दिखा देता हूं कि फाइनल कट ऑफ क्या गया था जब सीटें इतनी थी 2019 में। हालांकि डिपार्टमेंट कम था, अभी डिपार्टमेंट ज़्यादा है, 16 डिपार्टमेंट मैंने आपको दिखाया था। आगे मैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाऊंगा। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट बढ़ गया है, बट नंबर ऑफ वैकेंसी कम हो गई है, और ये पूरा ट्रेंड है। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो स्पेशली, सब जगह वैकेंसी कम हो रही है। इवन तो CSC की देख लो आप, IS जो बनते हैं, पहले 1100-1200 वैकेंसी आती थी, अब 700-800 आ रही है, 600 भी आ रही है, ठीक है। तो ये ट्रेंड चल रहा है। गवर्नमेंट का प्लान ही है कि मिनिमम एम्प्लॉय मैक्सिमम आउटपुट, इस तरीके से कुछ करना है। तो ठीक है भाई, कम हो रही है, बट हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, जितना है उसी में हमको अपना स्थान बनाना है। अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो फिर प्राइवेट जिंदाबाद करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्राइवेट करने में भी। फिर देखो SSC JEE 2019 की अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें, तो ये सिविल का है, ये फाइनल कट ऑफ है, मतलब वो लास्ट कैंडिडेट जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट भी मेंशन है, अब ये डिपार्टमेंट के डिटेल में नहीं जाऊंगा। हालांकि उस टाइम पे कम डिपार्टमेंट हुआ करता था, आपका OBR, CPWD और आपका MES और आपका वो सेंट्रल वाटर, ये 3-4 डिपार्टमेंट टोटल हुआ करते थे। तो उस डिपार्टमेंट वाइज देख पाओगे टोटल कितनी वैकेंसी थी, किस कैटेगरी की कितनी फिल हुई, और लास्ट कैंडिडेट का कितना मार्क्स था, उसका मेंस में कितना मार्क्स आया था। मतलब ये आउट ऑफ 300 मार्क्स है, और इसमें से माइनस कर लोगे तो उसका पेपर 1 का मार्क्स, ऑब्जेक्टिव वाला मार्क्स पता चल जाएगा उसके रिस्पेक्टिव कैटेगरी का। तो आप देख पाओगे कि ये अलग अलग में अलग होगा। देखो जैसे इसमें जाएँ तो इसमें कुछ ये इतना है, ये हम EWS का देख रहे हैं। आप जनरल का भी चाहो देखो जनरल का इसमें कितना है, जनरल का है 319। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रहता है, ठीक है, वो आपको देखना है। हर डिपार्टमेंट में जिस हिसाब से चुना गया है। यहाँ पे देखो जनरल का कितना है, यहाँ पे देखो
356 है। सिविल का ये है, ये सिविल का है, आगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का दिखाऊंगा तो वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इसके हिसाब से आपको एक टारगेट बना लेना है कि भाई मुझे कितने मार्क्स लेके आने हैं ओवरऑल। टोटल जो 500 का हमारा पेपर होता है उसमें से हम कितने मार्क्स लेके आए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया है 75 के आसपास ले आते हो जनरल कैटेगरी के हो आप तो आपका हो जाएगा। बाकी आप रिस्पेक्टिव कैटेगरी में अपने देख पाओगे कि कितना है, थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा ही, कंपटीशन घटने वाला तो है नहीं, तो आपको थोड़ा सा बढ़ा के ही टारगेट बनाना है। और ऐसा नहीं जितना आप टारगेट बनाओगे उतना ही जाएगा, तो कोशिश तो पूरा करना है कि ज़्यादा लेके आएँ। यहाँ पे आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का देख पाओगे, कंबाइंड कट ऑफ है ये, ठीक है। तो ये रिस्पेक्टिव हर डिपार्टमेंट का देख पाओगे कितना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है इसमें सिविल से, बट ठीक है, देख पाओगे पेपर अलग अलग होता है तो अलग अलग कट ऑफ ही रहेगा, ठीक है। हर डिपार्टमेंट का देखो, ये यू का है, यहाँ भी बहुत सारे जगह दिया होगा, ये आप देख लेना अपने हिसाब से। मैं इंडिविजुअल डिस्कस नहीं करता हूँ, अपने हिसाब से प्लान कर लेना। और जो लड़का लास्ट वाला है उसका यहाँ पे मार्क्स भी दिया गया है कि उसका मेंस का मार्क्स कितना आएगा। मेंस में आप ये मतलब अपना अनुमान लगा सकते हो कि कितने मार्क्स आप लेके आ सकते हो। देखो इसमें भी लोग लेके आए हैं 70% से ऊपर मार्क्स लेके आए हैं मेंस में भी। तो मेंस में भी ठीक ठाक मार्क्स मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेंस में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। कई जगह जैसे आपको एससी वाला चीज़ माइंड में आ जाए कि मार्क्स मिलता ही नहीं है, मिलता है मार्क्स, ठीक है। तो ये कुछ रहा आपके 2019 का कट ऑफ। तो यहाँ पे वो सारी पीडीएफ है जिससे मैंने डाटा लिया था, आपको पीपीटी में दिखाया था। कुछ अलग भी चीज़ें यहाँ पे हैं जो अलग रहेंगी, मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको कैलेंडर दिखा देता हूँ जो एग्जाम्स आने वाले हैं। तो जिस एग्जाम की हम यहाँ पे बात कर रहे थे वो जेईई एग्जाम है, आप देख पाओगे ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कब इसका आपका एडवर्टीजमेंट आएगा तो लास्ट में आता है, लास्ट नवंबर में आता है और ये पूरा दिसंबर तक चलता है। मार्च में इसका जो प्रीलिम वाला एग्जाम है ना, पेपर 1 टियर 1 का, ये होगा आपका मार्च में। हर साल अराउंड मार्च में हो जाता है ये, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए कोविड जैसे तो ये मार्च में हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अभी आपके पास टाइम है, अगर अभी से आप प्लान करते हो, फ्रेश पास आउट हो या फिर जून जुलाई में पास आउट होने वाले हो, तो एकदम माइंड मेकअप करके बैठ जाइए कि एसएससी जेईई हमको निकालना है। बिलीव मी, अगले साल आपके पास गवर्नमेंट जॉब रहेगी। दूसरे किसी की प्रिपरेशन करते हो तो मैं गारंटी तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वहाँ के कंपटीशन लेवल अलग हैं, एग्जाम आएगा नहीं आएगा, वैकेंसी कोर्ट में जाएगी। हाँ, एक प्रॉब्लम और है, वहाँ के वैकेंसी कोर्ट में भी जाती हैं स्टेट वाली, तो वो जाएगी, कब फैसला आएगा, वो सारी चीज़ें हैं। पर यहाँ पे ये श्योर है कि आपने ढंग से प्रिपरेशन कर लिया तो नेक्स्ट ईयर तक आपके पास जॉब रहेगी, एक श्योरिटी है इसकी। नेक्स्ट जॉब का पॉइंट है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये है आपका कट ऑफ, जो मैं इससे पहले डिस्कस कर रहा था 2020 वाला, मैंने यहीं से लिया है। सारी चीज़ें आप देख पाओगे, ये मैंने आपको दिखाया था। प्रीलिम 1 2 का सिविल का कट ऑफ है, ये आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ है, यहीं से लेके मैंने आपको दिखाया था। तो ये बेसिकली कट ऑफ है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है। जब फाइनल हो जाएगा आप देख पाओगे कब बुलाया गया है, तो अभी चलेगा, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये आपकी जो शीट है 2020 वाली जो मैं बात कर रहा था, तो आगे आपने देखा होगा कि कई सारे डिपार्टमेंट थे, बट सारे डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसी नहीं दिखाया है। जितने डिपार्टमेंट में दिखाया है आप देख पाओगे वैकेंसी का टोटल जो वैकेंसी थी ये थी 785। कब? 2020 में। 2021 में लेट्स सी कि इससे ज़्यादा रहती है या इससे कम रहती है, दोनों चांसेज हैं, ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट पिछली बार रिक्रूट नहीं किए थे, नया नया ऐड हुए थे, हो सकता है इस बार रिक्रूट करें वो, तो चांसेज है मेरे हिसाब से कि ये वैकेंसी बढ़ेगी। लेट्स सी क्या होता है। तो ये आपका वैकेंसी का रोस्टर है, बेसिकली आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी अपनी देख पाओगे, यहाँ पे काउंट भी कर पाओगे कि आपके मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए कितना है और सिविल के लिए कितना है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का कंबाइंड कट ऑफ होता है, डिपार्टमेंट भी सिचुअल होता है, वहाँ पे जाके आपको ऑप्शन मिलता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में से किसको लेना है। ठीक है, ये है आपका 2019 का कट ऑफ जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है। यहाँ पे कुछ डिटेल मेंशन है जो मैंने आपको शायद नहीं बताया 2019 वाले कट ऑफ में, आप देख पाओगे। ये कुछ 2532 कैंडिडेट थे आपके सिविल के और कुछ इतने कैंडिडेट थे आपके मैकेनिकल के। ये सारे कैंडिडेट डीवी के लिए क्वालिफाई हुए थे और इनमें से कुछ 1152 कैंडिडेट फाइनल रिकमेंड किए गए थे। 2019 की हम लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पे आपको वो नंबर ऑफ वैकेंसी देख पाओगे कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी थी। और यहाँ पे जो स्टार करके लिखा है ना, ये बेसिकली ये बताया है कि एससी कैटेगरी के 2 कैंडिडेट जनरल में सेलेक्ट हुए थे क्योंकि उनका मार्क्स उतना था, एसटी के 2 चाहिए थे, ओबीसी के 158 कैंडिडेट जनरल वाली सीट लिए थे, ईडब्ल्यूएस के 69 कैंडिडेट जनरल वाली सीट लिए थे। तो ये वो चीज़ें बताया हुआ है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको कट ऑफ नज़र आएगा जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, तो दोबारा से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप देख पाओगे यही वाला कट ऑफ है, यहीं से कॉपी पेस्ट है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं। और पेंशन से याद आया कि आपको इसमें पेंशन मिलती है, पता नहीं मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं बताया, बता देता हूँ कि आपके एनपीएस में शायद बताया था कि आप में से सैलरी कटती है और 14% गवर्नमेंट देती है एडिशनली, तो सारा ऐड होकर आपके एनपीएस में चला जाता है, नेशनल पेंशन स्कीम में। ठीक है,
तो ये सारे पोस्ट हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो दोबारा से उसके डिटेल में नहीं जाते हैं। 2020 का ये एडवर्टीजमेंट है ना, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, डिस्कस कर दूंगा। जैसे नेगेटिव मार्किंग 0.5% की होती है, सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग जो एडिशनल होती है वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आपको एज नज़र आ रही होगी, हर डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा बहुत चेंजेज है, मैक्सिमम में 32 है, कुछ में 30 है, वो आपको देख लेना है। और जो आपका कैटेगरी है उसके हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन मिलता है तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखा है जो आपको जानना चाहिए, जो वहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया था, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये क्वालिफिकेशन तो आप देख लेना, यहाँ पे नहीं बताया वहाँ पे, तो ये आपके क्वालिफिकेशन मेंशन है। डिप्लोमा से हो तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी डिग्री हो तो आप फ्रेशर भर सकते हो, हर डिपार्टमेंट में आप देख पाओगे। अब ऑटोमोबाइल वाले कहेंगे कि उनका तो मेंशन नहीं है, उनका ऑटोमोबाइल भी एलिजिबल है, इसमें ऑटोमोबाइल वाले भर सकते हैं, मेंशन है, आप टेंशन मत लो। आप इसको कंट्रोल F करके जब ऑटोमोबाइल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप भी भर सकते हो। काफ़ी कम वैकेंसी आती हैं, तो ऑटोमोबाइल वाले तो बिल्कुल इसको टारगेट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सारी पोस्ट रही। कुछ और चीज़ें मैंने हाईलाइट किया है, वो भी देख लेते हैं क्या हैं, आपके काम की हैं या नहीं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ पे होता है, ये आपके माइंड में रहेगा। हर स्टेट में होता है, तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिसको नौकरी चाहिए, थोड़ा आगे पीछे भी आएगा तो वो चला जाएगा। एग्ज़ाम स्कीम मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। और ये मैं बात कर रहा था, आपका जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में होगा। जब रिटेन आप लिख रहे होगे तो आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो कि आपको इंग्लिश में लिखना है कि हिंदी में लिखना है, मिक्स करके नहीं लिखना, नहीं तो वो 0 मार्क्स दे देंगे। बाकी नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है किस में, ऑब्जेक्टिव वाले में, सब्जेक्टिव वाले में नहीं। और जो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसमें ये सारी चीज़ें, जैसे कैलकुलेटर हुआ, आपका लॉगरिथमिक टेबल हुआ, स्टीम टेबल हुआ, ये सारी चीज़ें आप लेके आ सकते हो। पेपर 2 में, पेपर 1 में नहीं, ठीक है। बाकी और कोई चीज़ें जो मैंने अब ये तो बता दिया कि आप दोनों में नहीं लिख सकते हो। कैंडिडेट सेल नॉट राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी। कुछ लोग होते हैं ना, मतलब वैसे जो लिख के चले आते हैं अंडबंड की चीज़ें, वो सब नहीं लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स 0 दे दिया जाएगा। पास कर दो, बहुत गरीब हूँ, बहुत परेशान हूँ, मर जाऊँगा, पैसे ले लेना, मोबाइल नंबर लिख देता हूँ सर, बोरी भर के पैसे दूंगा, इस टाइप की नौटंकी नहीं करनी है, ठीक है। फेल हो गए, ऊपर से केस भी होगा, फिर डिबार्ड भी कर दिए जाओगे, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई है, तो आपको ही लगेगा, सरकार ये बात नहीं मानती है, तो आपका रिक्वेस्ट नहीं लिया जाएगा कि कॉपी आपकी रीचेक हो। बाकी ये सिलेबस है, बट सिलेबस के लिए सेपरेटली ये PDF है, वहाँ पे मैं दिखा दूंगा, ठीक है। आप चाहो तो देख भी सकते हो, यहीं पे देख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। जनरल इंटेलिजेंस का 50 मार्क्स, ये जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स, सारा कुछ ही मेंशन है इसमें। लूसेंट पढ़ सकते हो आप इसके लिए, ठीक है। लूसेंट पढ़ लीजिए, थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा करंट अफेयर कोई फॉलो कर लीजिए, ठीक है, दैट्स इट। और इसके लिए तो आप कोई सी भी रीजनिंग एप्टी की बुक ले लीजिए, बट एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शॉर्टकट सीख के मत जाना ना, ठीक है। प्रैक्टिस करके जाना, प्रैक्टिस करोगे सारा कुछ ठीक है, बस शॉर्टकट रट के जाओगे तो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ठीक है। आजकल बहुत यूट्यूब पे शॉर्टकट बताते हैं, तो फंडामेंटली खराब हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। पार्ट 1 के लिए जो आपका पेपर 1 है, उसमें जो टेक्निकल वाला पोर्शन है वो यहाँ पे तीनों नज़र आ रहे हैं, आपके सिविल का, आपके मैकेनिकल का, आपके इलेक्ट्रिकल का, सॉरी मैकेनिकल का, ऊपर आपके इलेक्ट्रिकल का। तो ये केवल पार्ट 1 के लिए है जो ऑब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव के लिए आपको यहाँ पे पेपर 2 का नज़र आ रहा है। सब्जेक्टिव के लिए देखोगे तो अराउंड आपका पूरा सिलेबस है। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा शॉर्ट करके दिया हुआ है सिलेबस ना सारा, हालांकि मेंशन तो यहाँ पे भी काफ़ी सारा है, और अराउंड सब में से वो पूछ ही लेते हैं, ठीक है, भले कम मेंशन है, बट ये है कि डिटेल सिलेबस जो है ये मेंस एग्जाम के लिए, ये जो सिलेबस दिया गया है ये आपके मेंस एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो आप जिस भी ब्रांच से हो आप इसको स्लाइड करके ध्यान से देख लेना। SSC JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बुक आती हैं, किसी की भी बुक ले लो, आपके मेंस का सॉल्यूशन कैसे करना है वो आप देख लो, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आप देख लो, वो सारे आते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये सब DBUB के बारे में है, तो ये तो तब होगा जब आप पहले प्रीलिम और मेंस क्वालिफाई करोगे, तो तब तक इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ फिजिकल क्राइटेरिया भी होती है बॉर्डर एंड रोड्स का, तो वो आप पढ़ लेना कि आप उसमें एलिजिबल हो या नहीं हो, उसके हिसाब से, मतलब वो फिजिकली जो कंडीशन होती है वो आप फुलफिल करते हो कि नहीं। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ऑलरेडी मैंने इसको बता दिया है आपको। और अलॉटमेंट का भी मैंने बता दिया कि आपका कैसे अलॉटमेंट होता है, जैसे प्रेफरेंस दोगे उसके हिसाब से आपका अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है। और कुछ गलत करते हो तो आपके साथ क्या एक्शन लिया जाएगा वो चीज़ यहाँ पे मेंशन है। गलत क्यों करना, जब हमको गलत करना ही नहीं तो उसके बारे में क्यों पढ़ना, ठीक है। चलिए, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। जजमेंट वजमेंट कुछ प्रॉब्लम होता है तो कहाँ का होगा, ये अपने काम की है नहीं।
शायद नीचे एक आध पॉइंट कोई समय ने हाईलाइट कर रखा है, अब शायद खत्म हो गया ये सब, कुछ बिना काम की चीज़ें दिया गया है। नीचे पूरा डिटेल दिया गया है ये कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। हालांकि फॉर्म अभी आएगा नवंबर में, जब आएगा उस टाइम पे भी एक वीडियो आ जाएगी ना। तो ये चीज़ें ख़त्म होती है यहाँ पे, डिटेल में ये सारी चीज़ें दिया गया है। आप चाहो तो इस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, प्लान कर सकते हो। सिलेबस डिटेल में यहाँ पे केवल सिलेबस दिया गया है, एडवर्टीजमेंट के अलावा वही सिलेबस है, कॉपी पेस्ट है बस, ठीक है। तो ये सिलेबस आपको देख लेना है क्या है और स्टार्ट कर देना है कि कौन सा पढ़ना, और 6 महीने का टाइम टेबल बनाना है। 6 महीने का एक बार नहीं बना लेना है, ठीक है, वीक का बना के 6 महीने का टारगेट बनाना है कि पूरा सिलेबस हमको खत्म कर देना है। कैसे खत्म करना है वो अपना शेड्यूल बना लो, कितने घंटे पढ़ना है, कितना आपके पास टाइम अवेलेबल है, उसके हिसाब से प्लान करके कर लो कि अगले साल जब रिजल्ट आए 2021 वाला, जो कि यहाँ पे सबसे शुरू में मेंशन है, आप देखो एग्जामिनेशन 2021, ठीक है। थोड़ा सा पीछे हो गए एग्जाम करवाने में, इनको 22 वाला करवाना चाहिए, बट चूंकि सिक्वेंसली होता है, 22 वाला 24 में चला जाएगा, 24 वाला 25 में चला जाएगा, 6 में चला जाएगा, इस तरीके से इनका चलता रहता है। खैर उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर हर साल वैकेंसी आती है, टारगेट बनाइए और शुरू हो जाइए। और दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।